ओशंस एंड वाटर वाला जो चैप्टर है, वी हैव ऑलरेडी सीन द मेजर रिलीफ फीचर्स, ठीक है, वी हैव सीन द माइनर रिलीफ फीचर्स, ठीक है। नाउ वी आर टू सी द टेम्परेचर पोर्शन, ठीक है। टेम्परेचर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो किस वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। एक तो जो हमने जो कल चीज देख ली थी वो देख ली थी कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर स्पेशियल एंड वर्टिकल वेरिएशन डिपेंड करता है वेरियस ओशंस, ठीक है। हर ओशन का जो सरफेस का टेम्परेचर होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे हमको पता है कि दिस इज द होल ऑफ द अटलांटिक ओशन, तो ये वाला ओशन का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन तीनों का सरफेस टेम्परेचर कुछ और रहेगा, नंबर वन थिंग। सेकंड, ये सरफेस ऑफ द वाटर है, ये उसका बेस है, एबिसल प्लेन। तो यहाँ पर जितना वाटर है, क्या इस पूरे वाटर का सेम टेम्परेचर रहेगा? यहाँ पर इट विल बी डिफरेंट, इन दिस एरिया इट विल बी डिफरेंट, ठीक है। सो दिस इज द, पहले मैंने तुमको अभी दिखाया स्पेशल वेरिएशन। कौन सी वेरिएशन? स्पेशल वेरिएशन, सरफेस वाली। फिर बताया वर्टिकल वेरिएशन। नाउ पूरे के पूरे ओशंस का स्पेशल और वर्टिकल दोनों वेरिएशंस होती हैं। किस चीज में वेरिएशंस? इन दी टेम्परेचर, राइट। और उसको कौन कौन से, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका जब भी आएगा, ठीक है। लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है। उन चीजों पर मत चले जाना, वो तुम्हें देगा डिस्टेंस फ्रॉम द सन, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, वो इस टाइप की चीजें तुम्हें देगा। स्टिक विद व्हाट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो लैटिट्यूड पे डिपेंड करेगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ विंड दैट इज प्रिवेलिंग इन दैट एरिया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है इट इज द ओशन करंट, जो ओशन के टेम्परेचर को चेंज कर देता है। कौन सा? लैटिट्यूड, लैंड एंड दी वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रिवेलिंग विंड्स वाला, एंड ओशन करंट्स का। ये चार हो गए, तो रिमेंबर दीज। फिर आई आस्क्ड यू टू Sir, what is the onshore and offshore winds? ऑन, कि कोई भी जो कोस्टल वाला होगा, ऑन शोर, शोर की तरफ विंड्स आ रही हैं, ठीक है। दिस इज द कोस्ट, कोस्ट की तो ऑन सर शोर। इससे टेम्परेचर पे कैसे इफेक्ट होगा, समझ नहीं आ रहा। अगर आप, जो लैंड वाला सरफेस एरिया है, जो लैंड वाला सरफेस एरिया है, वहां से जो विंड्स मूव करेंगी, वो वोम विंड्स मूव करेंगी। उस वाले से हमने वो देखा था ना, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज देखा था हमने, यस सर। तो वही तो है वो सेम वाला बात, अच्छा, ओके। कि जो भी विंड का यस। टाइप है वो जो भी उस एरिया में जाएगा, दे विल क्रिएट द दोज कंडीशंस, ठीक है। दे विल क्रिएट द वेरिएशन इन द टेम्परेचर, ठीक है। तो इफ द विंड्स आर ब्लोइंग लाइक दिस, वो इस एरिया में जा रही है, ठीक है, तो वहां पर ओशन की, यस। वहां से वो जो हीट है वो उसको दूसरी तरफ लेकर चलेगी। कहीं और से उसके पास विंड ब्लो करने लग रही है, तो उस पे सब चीज, और विंड की वजह से जो वाटर भी है वो भी मूव करता है, तो अगेन इट कॉजेज द वेरिएशन इन द टेम्परेचर ऑफ द ओशन। ओके, उसके बाद जो चीज थी दैट वाज कि यू हैव टू लर्न दिस पार्ट, कि जितने भी ओशन करंट्स हैं वो नींद में भी याद होने चाहिए कौन सा किधर है, ठीक है। ओके, दिस इज द पेरू, बिकॉज ऑफ द पेरू कंट्री, ठीक है। ऑल्सो नोन एज द पेरू करंट, इज ऑल्सो नोन एज द हम्बोल्ट। हम्बोल्ट हम्बोल्ट करंट, करंट। ठीक है, डी आता है बीच में, हम्बोल्ट करंट। ओके, पेरू करंट इज द हम्बोल्ट करंट। यहाँ पर मान लो कैलिफोर्निया लोकेटेड है, तो इट इज द कैलिफोर्निया, नीचे की तरफ। ये अलास्का है, विच इज द पार्ट ऑफ यूएसए ओनली, दिस इज द अलास्का करंट। लेब्राडोर वैसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द आइलैंड ऑफ ग्रीनलैंड, ठीक है, तो दिस इज द ग्रीनलैंड करंट। ये दो वैसे याद रहेंगे, गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। कैनेरी आइलैंड्स की वजह से द करंट, कैनेरी करंट, ठीक है। कैसे याद रखना है कि ये वाला मेडिटेरेनियन रीजन है, ठीक है, और यहीं के इस एरिया से, अफ्रीका वाले एरिया से, तुम हमेशा एक तो इक्वेटर को याद रखना, ठीक है, कि इक्वेटर में साउथ अमेरिका का ये वाला पार्ट आता है, और जहां से अफ्रीका ऐसे टर्न होता है वो उस एरिया से वो निकलता है, ठीक है। और यहाँ से जो सुमित्रा वाला आइलैंड है उनको क्रॉस करते हुए जाएगी, ठीक है।
देन दिस इज द कंट्री ऑफ ब्राजील, तो दिस इज द ब्राजील करंट, दिस इज बेंगुएला, तो ये भी बी है, ये भी बी है, ठीक है। ओगलहास, ठीक है, वो इस एरिया में है। दिस इज द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, दिस इज द ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। इसमें मिक्सअप मत हो। और तुम सारों को देखोगे ना, तो तुम ये देखोगे कि जो सदर्न हेमिस्फीयर के हैं दे आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज में, ऐसे घूम रहे, ठीक है। दे आर मूविंग लाइक दिस, ठीक है, वो इधर आके वो इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये वाले दीज आर मूविंग लाइक दिस, Similar to the wind. ठीक है। ऊपर से लैब्राडोर, ये वाला ओके से याद रखोगे, जो जापान के पास जो करंट्स हैं, ठीक है। ओयाशियो एंड कुरोशियो, ओयाशियो एंड कुरोशियो करंट। ऑस्ट्रेलियन वालों में मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। रेस्ट, एक और चीज याद रखनी है कि ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ द वाटर जो है वो ऐसे मूव करने लग रहे हैं। जब यहाँ वाटर एक्स्ट्रा हो जाता है तो कुछ तो इधर चला जाता है, कुछ यहाँ से वापस चला जाता है, बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर ऊपर से। इट इज नोन एज द इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ठीक है। तो नॉर्थ वाले पार्ट में नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ वाले पार्ट में साउथ इक्वेटोरियल, और उनके बीच से वेस्ट टू ईस्ट कौन सा मूव करेगा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर, इसको देखते हैं। ये क्या लिख रखा है, पहले तो इसको देखो। दिस इज द टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल, ठीक है, कि डेप्थ के साथ कैसे कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज द टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल, ठीक है। जैसे सॉइल प्रोफाइल होती है ना, हेलो, देर इज सॉइल प्रोफाइल विच इज देयर, कि हम सॉइल के Yes. डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को देखते हैं, वैसे ही टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल ये शो करता है कि हाउ द टेम्परेचर डिक्रीजेज। अब इंक्रीज तो होने वाला है नहीं, क्योंकि आप नीचे की तरफ जा रहे हो ओशन के अंदर, ठीक है। वहां पर जो सनलाइट भी है वो थोड़ी दूर तक जाती है, उसके बाद वो स्कैटर डिफ्यूज होती 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 होती, ठीक है। नीचे बिल्कुल वाला जो एरिया होता है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डार्क एरिया होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे, ठीक है, द मोर यू गो टूवर्ड्स द डेप्थ द टेम्परेचर विल डिक्रीज, ठीक है। देर इज अ बाउंड्री विच बिगिंस अराउंड 100-400 मीटर पे बिलो दी सरफेस। कौन सी जो बाउंड्री है जहां पर वो टेम्परेचर जो है फिर वो स्टेबल सा हो जाता है, फिर उससे ज्यादा नीचे नहीं जाता। थर्मोक्लाइन, इट इज द बाउंड्री रीजन फ्रॉम वेयर देर इज रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कौन सी है ये, इट इज द थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन के बाद क्या होता है, इट इज द बाउंड्री रीजन फ्रॉम वेयर देर इज रैपिड डिक्रीज ऑफ व्हाट, द टेम्परेचर। 90% of the total volume of water is found below the thermocline, ठीक है। उसके बाद इट इज बिलो दी थर्मोक्लाइन के 90% ऑफ वाटर। अब देखो ये यहाँ पहले तो इन लाइंस वगैरह को इनको थोड़ा सा इग्नोर कर दो, ठीक है। मान लो इस एरिया में देर इज अ बाउंड्री, ठीक है, वो इस एरिया में वो बाउंड्री है यहाँ पर, ठीक है। दिस बाउंड्री इज नोन एज थर्मोक्लाइन। थर्म मतलब टेम्परेचर, क्लाइन जो बाउंड्री बना रखी है। क्या होता है, आप थोड़ा सा नीचे गए ओशन के, अब मतलब इमेजिन करना थोड़ा सा, ठीक है। ये ओशन का सरफेस है, जो 28-30 डिग्री सेल्सियस यहाँ होगा वो यहाँ पर भी आपको वैसा सा ही मिलेगा, थोड़ा बहुत वैसी सी चीजें मिलेंगी। फिर थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो 25 डिग्री, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टेम्परेचर बहुत कम गिरा, 28 से 27, 26 ऐसे करके वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल भी गिरता है, ठीक है। आप डेप्थ में जा रहे हो, लेकिन जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर तो वहीं का वहीं है ना। देखो इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या है, 28 डिग्री सेल्सियस, इसका 27-28, इसका 27-28। यहां पर आ जाएगी थर्मोक्लाइन, ठीक है। अब आप बिल्कुल 1 मीटर भी नीचे नहीं गए होगे, टेम्परेचर गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया, रैपिड डिक्रीज होना शुरू हो गया इस वाले एरिया में। आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, आपने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा बस, और टेम्परेचर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गिर गया, ठीक है। तो 28 डिग्री से इट हैज रीच्ड समवेयर अराउंड 4 डिग्री
ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आप थोड़ा सा वो, अब आप नीचे ही जाते जाओ, आप डेप्थ में जाओ, तो लगभग लगभग टेम्परेचर उतना ही रहेगा, माइनस से तो क्रॉस नहीं कर रहा ना वो उस एरिया में, तो वो ऑलमोस्ट फ्रीज नहीं होगा, वो उतना ही, वो जो बिल्कुल उसकी जो कोल्ड कंडीशंस हो चुकी हैं, ठीक है, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस इस टाइप की, टेम्परेचर उतना ही रहेगा चाहे आप कितनी भी डेप्थ में जाते चले जाओ, ठीक है। यू कीप ऑन गोइंग इन द डेप्थ, टेम्परेचर रिमेन्स दी सेम, टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। आप नीचे गए, ये पॉइंट हिला क्या, जो ये ए पॉइंट है, ये मूव हुआ नहीं, ये अभी भी ए ही है, ए ही है। इस पॉइंट पे कहाँ है ए पॉइंट, वही है जहां वो था, ठीक है। तो टेम्परेचर इस रेंज में रैपिड चेंज होगा, ठीक है, इस रेंज में रैपिड चेंज होगा टेम्परेचर। तो यहां पर जो लाइन ड्रॉ होगी, दैट लाइन विल बी नोन एज द थर्मोक्लाइन। इट इज द बाउंड्री रीजन फ्रॉम वेयर देयर इज रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इस डेप्थ पे कितना टेम्परेचर है, इस डेप्थ पे और इस डेप्थ पे कितना डिफरेंस है, मैसिव डिफरेंस है। ये वाला तो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये टेम्परेचर 25 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस पे पहुंची, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे आते, तो दिस इज नोन एज द एरिया ऑफ थर्मोक्लाइन। अब जो पूरा का पूरा ओशन वाटर है, टोटल वॉल्यूम जो वाटर है, वो 90% वाटर आपको थर्मोक्लाइन के नीचे मिलेगा। यानी थर्मोक्लाइन से ऊपर का जो टेम्परेचर है, ठीक है, दैट ऊपर का जो एरिया है जिसमें वाटर है, वो ऑलमोस्ट कितना है, इट इज 10% ऑफ द टोटल वाटर, ठीक है। तो थर्मोक्लाइन की एक प्रकार से तुम्हें लोकेशन बता रखी है कि वेयर इट इज बेसिकली लोकेटेड, ठीक है। और डिटेल में देखते हो अब इसको, ये 2-3 चीजें समझ में आ गई। नंबर 1, टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल, दोबारा से देख लो इस चीज को, जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ेगी, डेप्थ इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। एक बाउंड्री है विच इज द थर्मोक्लाइन, उस बाउंड्री के बाद रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर होगा, रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर होगा, ठीक है। 90% ऑफ द ओशन वाटर इज फाउंड बिलो द थर्मोक्लाइन, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, ओके। डिपेंडिंग अपॉन ओशन कौन सा है, डिपेंडिंग अपॉन ओशन कौन सा है, थर्मोक्लाइन कहीं पर भी आपको मिल सकती है 100-400 के एरियाज में, ठीक है। अब तुम्हारे सामने अब पूरा का पूरा एक, कोई भी एक ओशन को इमेजिन करो, इमेजिन अटलांटिक ओशन, ठीक है। अब उस अटलांटिक ओशन में नदर्न अटलांटिक को इमेजिन करो, जो आर्कटिक वाला रीजन है, आर्कटिक वाला रीजन पता है, वो ठंडा होगा, जो मिडल वाला एरिया है वो थोड़ा सा टेम्परेट होगा, और जो ट्रॉपिकल वाला रीजन है वो वार्म होगा, ठीक है। ऐसे करके ये 3 डिस्टिंक्शंस बनेंगे, ओके, दैट इज नंबर 1 थिंग, ठीक है। अब देखो कि जब हम लो और मिडल लैटिट्यूड्स की बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो तुम लो लैटिट्यूड की बात करो। लो लैटिट्यूड का मतलब जानते हो ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रॉपिकल एरियाज, है ना, ट्रॉपिकल एरियाज की हम बात कर रहे हैं, ओके। लो लैटिट्यूड में और मिडल लैटिट्यूड कौन से हो जाएंगे, समवेयर वी हैव रीच 45 डिग्री, टेम्परेट 45 डिग्री नॉर्थ वाला जो रीजन है, टेम्परेट वाला जो रीजन है, ठीक है। अब वहां पर ना आपको 3 लेयर सिस्टम देखने को मिलेगा। 3 लेयर मतलब आपको एक टॉप की लेयर दिखाई देगी जिसका एक पर्टिकुलर एवरेज टेम्परेचर होगा, फिर आपको एक दूसरी वाटर की लेयर दिखाई देगी, ठीक है। लुक एट दिस पिक्चर, ठीक है। सबसे ये EQ दिखाई देगा सबको, ये EQ दिखाई देगा, दिस इज इक्वेटर, दिस इज द एरिया ऑफ इक्वेटर। ऊपर नीचे मत देखो, इक्वेटर समझ में आ गया, तुम्हारे दिमाग में तो ऐसे है ना इक्वेटर, ठीक है। इसको 10 डिग्री नॉर्थ करो इन सबको, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, ऐसे करके, तो ये मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, है ना, ये वाला एरिया, समझ आ गया। इस एरिया में एक आपको टॉप लेयर नजर आएगी वार्म वाटर की, नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरी लेयर नजर आएगी, डोंट कंसिडर दिस पिंक वाला एरिया, उसको हटा देना। एक आपको दूसरी लेयर नजर आएगी,
और एक आपको कोल्डेस्ट लेयर नजर आएगी। ठीक है, एक वाली लेयर में तो लगभग लगभग टेम्परेचर सेम है, इस पूरी लेयर में लगभग टेम्परेचर सेम है, रैपिड डिक्रीज होगा और फिर पूरा का पूरा कोल्ड हो जाएगा सारा का सारा। तो यू विल सी 3 लेयर सिस्टम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लो एंड द मिडल लैटिट्यूड एरिया। लो एंड मिडल लैटिट्यूड एरिया आपको उस पे 3 मेजर लेयर्स दिखाई देंगी। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल ओशन, तो देर विल बी 3 लेयर सिस्टम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लो एंड द मिडल लैटिट्यूड्स। ठीक है, थोड़ा सा अब इसमें जो ट्विस्ट आएगा उसको देख लो। जो टॉप लेयर होगी ओशन वाटर की वो कैसी होगी? इट विल बी वार्म। स्टार्टिंग के स्टार्टिंग के जो 500 मीटर तक ये आपको ये लेयर मिलेगी। इसका टेम्परेचर लगभग लगभग 20 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस ऐसा सा रहेगा। ठीक है, ये जो टॉप लेयर जो है ना, ये टॉप लेयर जो है ये आपको ट्रॉपिकल रीजन में तो हमेशा मिलेगी, है ना। 3 लेयर बनी है ना, तो ये हमेशा आपको ये 3 लेयर मिलेंगी, आपको टॉप वाली भी मिलेगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब मैं 45 डिग्री से नॉर्थ पे आसपास आ जाऊंगा या मिडल एरियाज में आ जाऊंगा, वहां पर जब ये आ गया, ये वाला एरिया कंफर्म हो गया कि इसमें 3 लेयर बनेंगी जब हम नीचे जाएंगे, पानी के अंदर जब जाएंगे, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ये वाला एरिया। इस वाले एरिया में भी 3 लेयर बनेंगी, लेकिन वो जो ऊपर वाली जो वॉर्म लेयर है वो कब बनेगी? जब इस एरिया में समर होगा। अगर इस एरिया में विंटर हो गया, अगर इस एरिया में विंटर हो गया, तो यहां पर जो टॉप वाली जो वॉर्म लेयर है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कोल्ड लेयर में। तो तब यहां पर 2 ही लेयर्स रह जाएंगे। तो ये जो आपको शो करा हुआ है जिसके अंदर आपको तीनों लेयर मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये समर वाला रीजन है। अब सोच के देखो, यहीं पे ही विंटर लेकर आ जाओ तुम, ब्रिंग विंटर, तो ये टॉप वाली लेयर गायब हो जाएगी और कौन सी बन जाएगी? ये कोल्ड बन जाएगी। तो ये पूरी की पूरी एक कंसीडर होगी और ये दूसरी कंसीडर होगी। विंटर मंथ्स में मिडल लैटिट्यूड में ओशन के अंदर 3 में से 2 लेयर रह जाती है, ऊपर वाली लेयर भी कोल्ड हो जाती है। तो अब 2 होगी, एक कोल्डर लेयर, एक कोल्डेस्ट लेयर। ठीक है, नहीं तो जब यहां पर समर होगा तो ऊपर वार्म लेयर रहेगी, कोल्डर, कोल्डेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल वाले एरिया में हमेशा 3 रहेंगी क्योंकि ट्रॉपिकल पे हमेशा सन रहता है ना। तो वहां पर हमेशा 3 लेयर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ओके। तो ये यहां पर लिख रखा है, टॉप वार्म लेयर ट्रॉपिकल एरिया में हमेशा दिखाई देंगी थ्रू आउट द ईयर, एंड मिड लैटिट्यूड में ओनली ड्यूरिंग द समर। सेकेंड लेयर होती है, वो होती है थर्मोक्लाइन की लेयर, जहां पर देर इज थोड़ा सा भी नीचे गए टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे गए टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। आप इसमें यहां से यहां तक आए, ज्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन आप यहां से यहां तक चले गए तो 22 डिग्री से 5 डिग्री पहुंच गया, मैसिव रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये वाली चीज याद रहेगी। ठीक है, थर्ड लेयर ये ओशन फ्लोर तक जाती है, ओनली 1 लेयर एक्सटेंड्स, वेरी कोल्ड रीजन होता है, लेस चेंजेस इन आर्कटिक एंड दी एंटार्क्टिक एरियाज, ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं होते क्योंकि वो पूरा का पूरा कोल्ड लेयर है ऊपर से लेके ऑलमोस्ट नीचे तक, तो उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, थर्मोक्लाइन में देर इज ऑलवेज रैपिड डिक्रीज इन द टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ। ठीक है, सर आर्कटिक वाले में तो माइनस में ही नहीं होएगा टेम्परेचर, वहाँ तो फ्रोजन है तो। तो जो बर्फ जो जमी है उसको हटा दो, जो बर्फ वाला पार्ट है ना उसको हटा दो। वाटर में टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है दैट इज डिफरेंट। वो बर्फ जम गई तो बर्फ ऊपर आ जाएगी ना, फ्लोट कर जाएगी। तो हम तो पानी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा पता नहीं क्या है तो, बाकी हाँ, नदीम।
समझ आ गया तुमको? ये समझ में थ्री Yes. लेयर सिस्टम। हाँ, Yes, तो फिर sir. चेहरा अच्छा बनाया करो, उससे पता चले तेरा। कुछ ऐसे पॉइंटर्स देख लो। एवरेज सरफेस टेम्परेचर कितना होता है ओशन का? इट इज 27 डिग्री सेल्सियस। ट्रॉपिकल एरियाज का, कौन से एरियाज का? ट्रॉपिकल एरियाज। Tropical. आप ट्रॉपिकल एरियाज से पोलर एरियाज की तरफ जाओगे, टेम्परेचर क्या होगा सरफेस वाटर का? Decrease. डिक्रीज हो जाएगा। Decrease. तो डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। इंक्रीजिंग लैटिट्यूड का यही तो मीनिंग है। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। आप इक्वेटोरियल अफ्रीका से आप आर्कटिक की तरफ शिप लेकर गए, टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होता चला कम जाएगा। होगा. हर लैटिट्यूड पे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। इट इज 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड। आप अभी 0 डिग्री लैटिट्यूड पर हो, इक्वेटर पर हो, आपका कुछ टेम्परेचर है। आप 1 डिग्री की तरफ गए, थोड़ा सा कम होगा, 2 डिग्री की तरफ कम। ऐसे है ना, आपका धीरे धीरे कम होता रहेगा। जैसे लैप्स रेट होता है ना, आप एल्टीट्यूड Yes. में ऊपर की तरफ जाते हैं एटमोसफेयर में, है ना, तो टेम्परेचर कम होता जाता है। कितना कम होता है? 6.5 degrees. 6.5 किस पे? 1 किलोमीटर kilometer. पर किलोमीटर। पर किलोमीटर, ठीक है, 1000 मीटर। Oceans in the northern hemisphere record relatively higher temperature than in the southern hemisphere. क्यों? क्योंकि वहां पर लैंड एरिया Land. ज्यादा, ठीक है। क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में लैंड एरिया कम है, तो वहां पर ज्यादा वेरिएशंस नहीं होती, वो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है पूरे का, ठीक है। हाईएस्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड स्लाइटली अबव द इक्वेटर। आपको ये अर्थ है, आप सोचोगे कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा हीट आती है, तो ओशियन का मैक्सिमम टेम्परेचर भी यहीं पर होना चाहिए। बट अगर तुमको याद हो, हमने लैंड पे भी ये बात की थी, हाईएस्ट टेम्परेचर Rain. उस एरिया में नहीं मिले। रेनफॉल की वजह से वो टेम्परेचर कम होता रहता है, कम. ठीक है। हाईएस्ट टेम्परेचर आपको कहाँ मिलेगा? स्लाइटली अबव द इक्वेटर एंड नॉट एट द इक्वेटर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Heat is transmitted to lower sections of the ocean through the process of convection. जो हीट है वो धीरे 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 कन्वेक्टिव सेल्स ऐसे मूव करते रहेंगे एंड इट विल कीप ऑन हीट नीचे के सेक्शंस में ट्रांसफर होती रहेगी। रेट ऑफ डिक्रीज इज नॉट यूनिफॉर्म। पहले तो वर्टिकल की बात चल रही है, पहले तो आप आए, टेम्परेचर लगभग लगभग सेम है, ठीक है, और फिर एकदम से रैपिड डिक्रीज होगा टेम्परेचर, और फिर सेम रह जाएगा पूरे टाइम तक। तो रेट ऑफ डिक्रीज कैसा है वर्टिकल में? इट इज नॉट यूनिफॉर्म। Uniform. रैपिड फॉल टू द डेप्थ ऑफ 200 मीटर एंड रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर स्लोज डाउन, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को मल्टीपल टाइम रीड कर लेना सो दैट यू हैव। अब ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, कि एक बार तुमने इसको समझ लिया, अब जब भी हमारे सामने वो पॉइंट आएगा तो हमको पता है कि वो सही है या गलत है, ठीक है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट देखो। नेक्स्ट इज द थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है? इट इज द थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। Thermohaline. It describes the movement of ocean currents due to differences in temperature and salinity in different regions of the water. Thermohaline. Thermo represents temperature, haline Temperature. represents salinity. Salinity. ओके, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है। आप जिस भी ओशन एरिया का, तुम्हारे सामने ये ओशन वाटर है, पूरा का पूरा एक क्यूब बना लो, पूरा एक बन गया क्यूब, डब्बा बन गया, ठीक है। अब ये पूरा डब्बा है, ऐसे पूरा सा ऐसे डब्बा होता है ना, डब्बा, उसको पानी से भर दो, ठीक है। अब इसका अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग सैलिनिटी है। कहीं पर ज्यादा सलाइन है, ज्यादा सलाइन हुआ तो डेंसर हो जाएगा पानी, थोड़ा सा फ्रेश हुआ तो वो पानी हल्का हो जाएगा। तो वो जो वाटर है वो मूव करता है, नंबर वन। और वो सिर्फ ऐसे सरफेस में मूव नहीं कर रहा है, कुछ जगहों पर वो डेंस होने के बाद नीचे चला जाता है,
ठीक है। अगर मान लो ये है, ये वाटर है, ये मैंने वाटर ले लिया, ये कहाँ पर है, ये वाटर है पोलर एरिया पे, ठीक है। सर अब ये इक्वेटर की तरफ ये पानी आया, ठीक है, इक्वेटर की तरफ ये पानी धीरे 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 ऐसे मूव करने लग रहा है। अब इसको सरफेस पे मत लो, पहले तो इस पानी को थोड़ा सा नीचे ले जाओ, डेप्थ पे ले गए। अब वहां पर ये डेप्थ पे ऐसे मूव कर रहा है, जब ये इक्वेटर की तरफ जाएगा तो ये धीरे धीरे हीट अप होना शुरू होगा। व्हेन दिस विल स्टार्ट टू हीट अप, तो ये ऐसे सीधा नहीं जा रहा, ये अब इक्वेटर की तरफ आता था, ऊपर की तरफ आ जाएगा ये पानी, क्योंकि लाइट हो चुका है, इट इज हीटेड अप, ठीक है। जहां पर सैलिनिटी ज्यादा होगी वहां नीचे की तरफ चला जाएगा, जहां हल्की होगी वहां ऊपर की तरफ आ जाएगा, वार्म हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, कोल्ड हो जाएगा तो पानी अंदर चला जाएगा। तो पानी को एक सिंगल यूनिट मत देखो, पानी को तुम देखो मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग, कि मैंने एक ले लिया, अब वो पानी पूरा का पूरा ऐसे अंदर की तरफ ऐसे ऊपर नीचे वो पूरा मूव करने लग रहा है। सो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग, तो यहां तुम्हें ऐसे दिखाई देगा कि हाउ द होल ऑफ द ओशन वाटर इज मूविंग हेयर एंड देयर, ठीक है, एंड नॉट जस्ट ऑन द सरफेस बट बिलो द सरफेस एज वेल, ठीक है। दिस कंप्लीट सर्कुलेशन इज नोन एज द थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, ठीक है। टेम्परेचर एंड सैलिनिटी चेंज द डेंसिटी ऑफ द वाटर, रिजल्टिंग इन द वाटर टू मूव अकॉर्डिंगली। जहां ज्यादा डेंसर होगा वहां डाइव कर जाएगा पानी, और जहां लाइटर होगा वहां सरफेस पे आ जाएगा। इट इज पार्ट ऑफ द लार्ज स्केल ओशन सर्कुलेशन driven by global density gradients created by surface heat and the freshwater fluxes। जिस एरिया में ज्यादा हीट आएगी वहां वाटर क्या है, एक्सपैंड होना उस एरिया से शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक्सपैंड होगा तो कहीं ना कहीं, अब हवा में तो उड़ने वाला है नहीं, ये पानी लिया मैंने, ये वाले हैंड को देखना, ये वाले को, ठीक है, ये पानी लिया, अब हीट कर दिया, ये थोड़ा सा हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ उठेगा, थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा अपने उसमें, हवा में तो नहीं चला जाएगा ना, ऐसे एक्सपेंड करेगा, ग्रेडियंट बन गया, तो ये यहां पर मूव करेगा, ये नीचे से जगह खाली होगी, जैसे ये वाला पानी नीचे आया तो ये कोल्ड हो गया, तो कोल्ड हो जाएगा, डेंस ये इधर मूव कर जाएगा, इधर नहीं जाएगा तो कहीं और चला जाएगा, ये उधर से, तो इट विल कीप ऑन रोटेटिंग लाइक दिस। जिस एरिया में फ्रेश वाटर इन्फ्लक्स होगा थ्रू द रिवर्स, वहां पर वाटर लाइटर होगा, बाद में मिलने के बाद वो डेंसर हो जाएगा। तो दिस कंप्लीट इज द थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। क्या बात याद रखनी है कि थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन ओशन वाटर की विच इज ड्रिवन बाय टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। यस सर। यस तो सैलिनिटी की वजह से भी वो मूव कर रहा है ना, अगर हाँ सोल्ट है तो डेंस। हाँ, जहां पर सबसे ज्यादा सोल्ट होगा, ठीक है। अब अगर डाउट आएगा तो इस बात से आएगा कि तुम ओशन वाटर को समझ लोगे एक गिलास, कि यार मैंने पानी नमक मिलाया तो पूरा घुल जाना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। एरिया बताया था ना क्या है, ठीक है। डेंस ज्यादा भी डेंसर होगा और दूसरे टाइप का वाटर होगा, वो इजीली मिक्सअप भी नहीं होगा, वो अलग से तुमको दिखाई देगा, वो उस एरिया का वो है, ठीक है। एक ये जो बोतल वाला जो है, इसको याद रखना कि बेसिकली सैलिनिटी होती क्या चीज है, ठीक है, कि कितने हमारे सोल्ट के पार्टिकल्स हैं इन दी वाटर, ठीक है, उसको हम पीपीटी में, ठीक है, उसमें हम उसको काउंट करते हैं। तो इसको तुम किस उससे देखोगे, अभी के लिए तो सिर्फ इसको देख लो, विच इज कि अगर 0 से लेके 0.5 तक होगा तो वो फ्रेश वाटर में काउंट होगा, 0.5 से 30 पीपीटी तक होगा तो उसको ब्रैकिश वाटर कहेंगे। फ्रेश और जब सी वाटर जब थोड़ा सा मिक्सअप हो जाते हैं ना, थोड़ा 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 वैसा सा, 30 से 50 की तरफ चले जाएंगे तो इट विल बिकम सेलाइन वाटर, और बिल्कुल 50 क्रॉस कर दिया तो इट विल बी ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब हद से ज्यादा सोल्ट, ठीक है, हद से ज्यादा सोल्ट, जैसे डेड सी होते हैं, बाकी होते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ओनली। ठीक है, दे हैव द ब्राइन वाटर। नहीं तो मेजरली आपको जो सी का वाटर है वो कैसा मिलेगा, सेलाइन मिलेगा। लगून का एरिया याद है, लगून का एरिया कहाँ फॉर्म हो रहा था, लैंड के पास,
उस एरिया में Yes. आपको ब्रैकिश वाटर मिलेगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि 1000 पार्ट्स ऑफ वाटर में 30 पार्ट्स ऑफ क्या है, सोल्ट है, ठीक है, पार्ट्स पर 1000, ठीक है। तो क्या रेंज बनी अपनी, 0 से 0.5, 0.5 से 0.5 से 30, 30, 30 से 50 30, और 50 50 प्लस। plus फ्रेश, ब्रैकिश, brackish, सेलाइन, saline, ब्राइन, brine. ठीक है। अब ये इस चीज को एक बार थोड़ा सा नोटिस करो कि ये मतलब कैसा सा मैप शो कर रखा है कि ये देखो यहाँ पर ये सबसे कम है, अरे सेलाइन एरिया 30 से शुरू हो रहा है ना, तो ये सबसे कम है पर्पल वाला, ब्लू वाला। ये तुम्हें ज्यादातर किस एरिया में मिलेगा, तुम्हें आर्कटिक वाले रीजन में मिल जाएगा, ठीक है। क्यों, पोल वाले रीजन में मिल जाएगा, क्यों, एक तो रिवर्स का भी Glaciers melt हो रहे है, हैं. दूसरा ग्लेशियर भी मेल्ट हो रहे हैं, दूसरा ये वाले एरिया को देखो, ठीक है। अगेन हाई रिवर्स होती हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर होता है, तो यहाँ पर भी सैलिनिटी कम मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे रिवर्स जाती हैं, यहाँ पर रिवर्स जाती हैं, ठीक है। तो दीज आर बिकॉज ऑफ द रिवर्स ओनली विच इज शोइंग लाइक दिस, नंबर 1, ठीक है। तो बाकी का ग्रीन एरिया वो तुम्हें मोस्टली वैसा सा मिलेगा, कुछ एरियाज। Brackish. अब जितना ज्यादा देखो ये एरिया बंधा हुआ है, ठीक है, इट इज नॉट मूविंग एनीवेयर, ठीक है, तो इसकी सैलिनिटी थोड़ी सी जो है वो ज्यादा ज़्यादा. इंक्रीज हो जाएगी, ओके। टोटल कंटेंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट इन द सी वाटर इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज, Salinity. ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व्ड, कितना सॉल्ट डिसॉल्व्ड है इन 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर, उसको उसका ये साइन होता है, परसेंटेज जैसा सही दिखता है, और पार्ट्स पर 1000, फ्रेश वाटर, बीच में ब्रैकिश वाटर, और फिर सी वाटर, ठीक है। 5-10 ऊपर नीचे हो जाता है वो, नो इश्यू। ओशन की सैलिनिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ऑन व्हाट फैक्टर्स ओशन सैलिनिटी डिपेंड्स। इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, बताओ इवेपोरेशन से ओशन सैलिनिटी को क्या होगा, बोलो। सर इंक्रीज हो जाएगी। पर ज्यादा इवेपोरेट होएगा तो सर इंक्रीज हो salt रह जाएगी जाएगा ना, सैलिनिटी। इंक्रीज इंक्रीज हो जाएगी, इवेपोरेशन है, सैलिनिटी इंक्रीज, प्रेसिपिटेशन यानी बारिश हो रही है, पानी ज्यादा डिक्रीज मिला, हो Decrease हो जाएगी. जाएगी। फ्रेश कोस्टल रीजन जहां पर रिवर्स आ रखी हैं, अभी तुमने देखा उसकी सैलिनिटी, डिक्रीज डिक्रीज सर। डिक्रीज हो मतलब जाएगी. कुल मिला के ये है, जितना वाटर ऐड करोगे उतना सैलिनिटी फ्रेश कम हो जाएगी, डिक्रीज. ठीक है। इन्फ्लुएंस, फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ आइस, अगर बर्फ जम गई, सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी. सैलिनिटी, क्योंकि आपने पानी निकाल लिया ना, बर्फ जम गई, अब तो बर्फ में सोल्ट थोड़ी ना जम जाएगा, वो तो पानी जम रहा है, तो पानी बाहर निकाल लिया, थॉइंग ऑफ आइस, आइस पिघल गई, वापस से पानी ऐड हो गया, Decrease. डिक्रीज हो जाएगी। विंड्स की वजह से वो पानी को इधर उधर मिक्सअप करती रहती है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। ओशन करंट्स एंड विंड्स का अपना इन्फ्लुएंस रहता है, कांट बी कैलकुलेटेड कंप्लीटली, बट दे हैव एन इन्फ्लुएंस ओवर द सैलिनिटी पार्ट, ठीक है। तो जब भी तो ये सब वार्म ओशन करंट्स में ज्यादा सैलिनिटी. अब जैसे क्या चीज, कि वार्म ओशन करंट होएगा तो ज्यादा सैलिनिटी. नहीं मतलब अगर वो वाटर वार्म हुआ, इट मींस वहां पर ज्यादा इवेपोरेशन हो सकती है, ठीक है, तो वहां पर थोड़ी सी सैलिनिटी ज्यादा होगी। वो अब ऊपर से कोल्ड वाटर आएगा कोल्ड करंट की वजह से, तो वो कैसा सा वो वाटर लेकर आएगा, ज्यादा मतलब कम सैलाइन लेकर आएगा, ज्यादा फ्रेश लेकर आएगा, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं ओशन की सैलिनिटी को, जिस एरिया में कोल्ड वाटर एंटर करेगा वहां की सैलिनिटी डिक्रीज कर देगा उस डिक्रीज. एरिया, जहां पर वार्म वाटर जाएगा वो सैलाइन वाटर को अपने साथ लेकर चला जाएगा। यस यस, सर थर्ड पॉइंट एक बार फिर से बताना, फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ आइस। अगर जैसे ये वाटर है,
ये मैंने 3 लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, और इनके अंदर ये 5 6 7 मैंने ये डाल दी, 8 9 10, ठीक है, ये मैंने सोल्ट डाल दिए। अब एक काम करो, इस पानी को जमा दो, ठीक है। आप जब पानी को जमाओगे तो इसमें से वाटर निकल जाएगा, वाटर जमेगा, सोल्ट नहीं जमेगा उस वाले केस में, ठीक है। तो मान लो ये ऊपर वाली जो पानी की लेयर है, मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ और मैंने इसको बना दिया आइस, तो ये तो पानी बाहर निकल गया। अब इतना ही पानी बच गया, लेकिन सोल्ट के पार्टिकल्स उतने ही हैं, तो इसकी सैलिनिटी क्या दिखाई दे रही है, इंक्रीज होगी सैलिनिटी इसके कंपैरिजन में। Yes, sir. थोड़े पानी के अंदर अब ज्यादा सोल्ट है, तो फ्रीजिंग का मतलब वाटर माइनस हुआ है ना। फ्रीजिंग का मतलब वाटर माइनस हुआ है। किस फॉर्म में माइनस हुआ है, हमने उसको आइस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और थॉइंग ऑफ आइस यानी आइस का पिघलना, इट इज एडिंग वाटर। जब आइस पिघलेगी तो पानी को ऐड कर देगी वापस, तो सैलिनिटी कम हो जाएगी। तो जहां पर वाटर माइनस होगा उस एरिया में सैलिनिटी बढ़ जाएगी। इंक्रीज होगी। वाटर ऐड कर दोगे फ्रेश वाटर रिवर्स के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू, वो ये अफेक्ट करते हैं, लाइन हो जाएगी। अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ये वाली चीजें ये अफेक्ट करते हैं उस एरिया में। विंड्स ऐसे मूव करेंगे, ये वाटर है, विंड ने मूव करा, ऊपर के वार्म वाटर को लेकर यहां पर चली गई, नीचे से कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ आ जाएगा जो कम सलाइन होगा, ठीक है। ऐसे कर, वो नीचे वाला ज्यादा भी सलाइन हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है उस एरिया के ऊपर, बट इट इज व्हाट अफेक्टिंग द सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, कहां कहां पर कितना सलाइन हो सकता है। रेनफॉल का देखा था तुमने, इक्वेटर पे sir. ज्यादा होती है, वहां कम होती है, इस जगह। ईस्ट कोस्ट वैसे में ही इसकी भी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। सैलिनिटी ऑफ नॉर्मल ओशन, नॉर्मल ओशन की सैलिनिटी होती है ये 33 to 37, नॉर्मल ओशन एवरेज, ठीक है। अगर उस जगह को आपने लैंड लॉक्ड कर दिया, यानी वाटर को आपने लैंड लॉक्ड कर दिया, अब ना पानी बाहर जा रहा है ना पानी अंदर आ रहा है, ठीक है। तो लैंड लॉक सी, उसकी सैलिनिटी कैसी हो जाएगी, हाइयर सैलिनिटी हो जाएगी, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग और लोअर सैलिनिटी। लॉक्ड सीज की हाइयर सैलिनिटी होगी। एस्चुरीज, एस्चुरीज वो एरियाज होते हैं लैंड के अंदर जहां पर ओशन वाटर एंटर कर चुका होता है और फ्रेश वाटर भी वहां पर होता है, तो वहां पर फ्लक्चुएटिंग चेंज हो रही है। जब ओशन वाटर ज्यादा होगा तो ज्यादा सैलिनिटी, जब फ्रेश होगा तो वो होगा। हॉट एंड ड्राई रीजन, सैलिनिटी इंक्रीजेस रैपिडली बिकॉज ऑफ मोर इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। नॉर्थ सी, कौन सा एरिया, नॉर्थ सी वाला, नॉर्थ सी। ठीक है। अब ठीक है। जितने भी जैसे ये एरियाज है ना, जो बुक में जो नाम आ गया ना, वो तो तुम्हें सर्च करना ही करना। ब्रिटेन हालांकि के पास है सर नॉर्थ हाँ, सी। हालांकि वो नॉर्थ सी का क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो दे वोंट बी गोइंग अगेन फॉर दैट। लोकेटेड इन हायर लैटिट्यूड्स रिकॉर्ड हायर सैलिनिटी ड्यू टू मोर सलाइन ब्रॉट बाय द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, याद है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। यहाँ पर ब्रिटेन वाला एरिया है, ये एरिया नॉर्थ सी का है, इधर नॉर्वे वगैरह वो सब है, ये यूरोप का एरिया है, ये फ्रांस आ गया। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इस एरिया में जो पानी लेकर गया उसकी वजह से सैलिनिटी उस जगह की बढ़ जाती है। बाल्टिक सी, ठीक है, बाल्टिक सी की लो सैलिनिटी होती है बिकॉज उस बाल्टिक सी के अंदर रिवर वाटर बहुत ज्यादा ऐड होता है। याद करें साथ के साथ इनको, हाँ नैन्सी। Yes, sir. नहीं यस नहीं, याद सर अभी। यूरोप में है ना बाल्टिक सी, तो हाँ एनक्लोज्ड वाली है। एनक्लोज्ड है, बट उसमें क्या होता है, आसपास की रिवर्स वाली। काफी रिवर्स उसमें ऐड होती रहती है। मेडिटेरेनियन सी रिकॉर्ड्स हायर सैलिनिटी बिकॉज ऑफ मोर इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। क्योंकि वहां पर समर्स ड्राई होते हैं, ज्यादा हीट होता है, And तो वहां पर landlocked. इवेपोरेट, हाँ लैंडलॉक भी ऑलमोस्ट। सैलिनिटी ऑफ ब्लैक सी इज लो ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ मेनी रिवर वाटर,
ठीक है, ये हम हम्म। वैसे बाद में देखेंगे। देखो मैं तुमसे अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अभी ये कर रहा हूँ कि तुम्हें ना मोटा मोटा तुम्हारे दिमाग में ये रह जाए कि यार नॉर्थ सी की सैलिनिटी ज्यादा होती है, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट वहाँ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। बाल्टिक सी और ब्लैक सी की कम होती है बिकॉज रिवर वाटर की वजह। रिवर की। हम्म। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब तुम ये याद बाल्टिक। करोगे कि बाल्टिक सी के अंदर कौन सी रिवर्स जाती हैं, विच ऑल आर दी रिवर्स। ठीक है, सेम गोज फॉर द बाल्टिक सी। हो गया, ओके। गेस्टल पॉन्ड इज अ स्मॉल हाइपर सेलाइन लेक। हाइपर सेलाइन मतलब मैसिव सैलिनिटी है उसकी। ठीक है, इट्स लोकेटेड इन इथोपिया, गेटल पॉन्ड। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी वाला याद रह जाएगा, क्यों है? हाई इवेपोरेशन। बाल्टिक इवेपोरेशन। की कम क्यों है? रिवर वाटर आ रहा है। ब्लैक सी की कम क्यों है? रिवर वाटर आ रहा है। नॉर्थ सी की ज्यादा क्यों है? ये करंट की वजह से ज्यादा। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। हॉट एंड ड्राई रीजन्स में सैलिनिटी ज्यादा होगी, लैंडलॉक्ड में ज्यादा होगी, एस्चुरीज में फ्लक्चुएटिंग होगी या नॉर्मल होगी। फ्लक्चुएट। नॉर्मल सी का 33 to 37 होगा। सारी स्लाइड्स को फटाफट खोलना और उसके एक एक पॉइंट को याद करते हुए चलना। पेपर करना है नहीं करना? हम्म। हम्म। हाँ तो वो उसको ध्यान में रखो, उसके अलावा तुमको नहीं चाहिए कुछ भी। कोई नहीं पूछेगा कहाँ से, चीटिंग बेशक चीटिंग करके कर लो। पर तुम फंस जाओगे, नहीं करना तो याद करके कर लो। ठीक है, तो जितना भी हो जस्ट रिमेंबर द पॉइंट्स। एग्जाम खत्म, सब भूल जाना एकदम से। वाइप क्लीन स्लेट वाइप कर देना। लवासना से फिर ने बोला पहले मेरे को स्लैंटिंग लाइंस सिखाओ, मैं पहले स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ करूंगी। ठीक है, कम बैक। हाँ बहुत बहुत बैक चले जाना। उन्होंने बोला नहीं, मेरे को शुरुआत से बताओ, ऐसे लो लिखना है, लो में पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन सिखाओ मुझे। तो कैसे भी करके ना जस्ट गो थ्रू द एग्जाम। ठीक है, गेटल पॉन्ड को याद रखना कहाँ पर लोकेटेड है, इथोपिया। ओके, दिस इज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, है ना, उसमें ये गेटल पॉन्ड वाला एरिया है। दिस इज द गेटल पॉन्ड। फाइन। 46। और है यहाँ कुछ बताने का? नहीं, उसको तो बाद में डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, दिस इज द ब्लैक सी। ब्लैक। ब्लैक सी में बाद में इनको ऐसे ना ऐसे बड़ा करके देख लेना, विच आर दी डिफरेंट डिफरेंट जो रिवर्स हैं, डेनिपर, डेन्यू। डेन्यूबे। ठीक है, क्यूबन, लापा पूरी तरह से इसमें मैच होके यहाँ पर आ जाती है, फिस। हेजल टर्किट की तरफ से आ रही है। तो ऐसे करके इन फिस। सारों को एक बार देख लेना। बाद में एक दो माउंटेन्स वगैरह, तो जितने भी मैप्स इसमें लगा रखे हैं ना, उन सबको हैव अ ग्लांस अबाउट इट कि ये चीज यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, कॉक्सस माउंटेन फिर जियोर्जिया और अजरबैजान के यहाँ पर है। फाइन, दिस इज द नॉर्थ सी। ये ग्रेट ब्रिटेन वाला पार्ट, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, डेन्यू। दिस इज द नॉर्थ सी। ठीक है, ये इधर इधर स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, दिस इज द बाल्टिक सी, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया। ठीक है, थोड़ा सा रशिया वाला पार्ट, दिस एरिया इज ऑफ द बाल्टिक सी। बाल्टिक। पता है ना, बाल्टिक सी की और ब्लैक सी की सैलिनिटी कम है, कम नॉर्थ है। ज्यादा है बिकॉज ऑफ द ज्यादा। नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ ड्रिफ्ट। अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, ओके। इसमें जितने भी छोटे छोटे गल्फ हैं वो सब भी देख लेना। गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रिगा, किन दो कंट्रीज के वहां पर शो होती है। ठीक है, गल्फ ऑफ बोथनिया किन दो कंट्रीज के बीच में है। राइट, सो दिस विल हेल्प यू लेटर ऑन कि कौन सी चीज कहाँ पर है। ठीक है, देख लोगे ना मैप्स को अच्छे से। टाइम लगाना उन Crimea मैप्स। located on हाँ, Baltic Sea, na? कौन? Crimea, Crimea. ब्लैक सी, ब्लैक सी, दिस इज दिस इज क्रीमिया। ठीक है, Yeah, it was तो ये annexed ये by यूक्रेन का वो पार्ट है जो क्रीमियन पेनिनसुला, विच रशिया हैज ऑलरेडी टेकन ओवर। ठीक है, अब तो वो इस वाले एरिया को लिया है उसने। फाइन, 2016. डेन्यूबर रिवर। ओके। देखो ये वाला जो एरिया था,
दिस इज द नॉर्थ सी, ठीक है। बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन, एंड दिस इज द नॉर्थ अटलांटिक सी करंट, ठीक है। इस करंट का नाम कौन बताएगा? कैनरी, कैनरी करंट। कौन सा करंट है? कैनरी करंट। लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ठीक है। ओके, ओके, दिस इज द मेडिटेरेनियन एरिया। इस पूरे मैप को बहुत आराम से मल्टीपल टाइम्स इसको देख लेना, ठीक है। कितने टाइम्स? मल्टीपल टाइम्स। इसमें जितनी सी हैं, बाकी सी हैं, वो उन सब को भी जस्ट हैव अ लुक कि कौन सी चीज कहाँ पर है, ठीक है। और बिल्कुल आराम से शिद्दत से इसको देखना, ठीक है। बाद में वीडियो भी देखोगे तो कुछ सी पे भी ध्यान दे लेना, ठीक है। जैसे एड्रियाटिक सी, सर आयनियन सी, एगन सी, ब्लैक सी तो हमने देख ली। एड्रियाटिक, यू आर आस्किंग समथिंग? sir yeah sir can you provide that PDF that you provided last year of map that was very हाँ, beautiful and easy to compare. हाँ, दैट आई शेयर अगेन, वो है रखी हुई है अभी तो। ओके, सो दिस इज इट। नेम दिस एरिया अगर रिवीजन किए तो। चलो प्रीति बताइए। बे ऑफ बिस्किट, चलो, जिसने डाउट पूछा था उसको याद है, जिसका तेरे को याद नहीं मिलता तो वो हो जाता है मेरे को। हाँ, बाकी ऐसे देख रहे नैन्सी। Yes, क्या sir. बताया था? सब भूल ये फिर यस का, फिर यस, यस का मैं क्या करूं? ये कल इसके बारे में बात हुई थी कि सर ये तो काफी ओपन सा लग रहा है। अच्छा, वो बे वाले जो ये पढ़े थे तो हमने, पता बे था, बे और बे गल्फ। बे और गल्फ ये की हम बिस्के बात कर रहे बिस्को थे। ये हाँ, तो फटाफट उसको बताया करो, ठीक है। इंडिया के आसपास देख लो, बे ऑफ बंगाल की लोअर सैलिनिटी है देन द अरेबियन सी, बिकॉज बे ऑफ बंगाल में ज्यादा रिवर्स रिवर। रिवर्स का इनफ्लक्स होता है। इनफ्लक्स मतलब वाटर उसमें ऐड होना। Salinity at the surface increases by the loss of water to ice और evaporation और water from the river, ठीक है। तो इसकी वजह से salinity increase कर जाती है अगर ice हो गया तो, या फिर evaporation हो गया, या फिर river water से तो वो वाटर फ्रॉम हो रिवर। जाएगी, हो जाएगी। salinity at depth is fixed। सरफेस जो वाटर है उसकी salinity फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है। इवेपोरेशन हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगी, बारिश होगी, कम हो जाएगी। लेकिन जो डेप्थ वाले एरियाज हैं वहां पर सैलिनिटी ऑलमोस्ट फिक्स्ड होती है, ठीक है। ना अलग से कोई सोल्ट ऐड होता है, ना कोई वाटर वहां का लॉस होता है, तो वो चीज सैलिनिटी लगभग सेम ही रहती है। सैलिनिटी जनरली इंक्रीजेज विद डेप्थ। आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे तो नीचे क्या है, पूरे के पूरे स्टोन्स वगैरह, लावा, मैग्मा, ये सब सारी की सारी चीजें हैं। तो उन इरोजन वगैरह वो सब होता रहता है, एंड धीरे धीरे जो है सोल्ट्स ऐड होते रहते हैं किसके अंदर, इन दी ओशन वाटर। तो एज यू गो इन डेप्थ की तरफ जाओगे, टेम्परेचर रिड्यूस होगा, सैलिनिटी डिक्रीज। इंक्रीज होगी, सैलिनिटी इंक्रीज होगी और टेम्परेचर डिक्रीज होगा। हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन याद हो गया था। थर्मोक्लाइन वो लेवल है जिसके बाद टेम्परेचर रैपिडली रैपिड डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है। फ्रीज करते हेलोक्लाइन, डिस्टिंक्ट जोन वेयर सैलिनिटी इंक्रीजेस शार्पली शार्पली, डिक्रीज। ठीक है। वो हेलो बिल्कुल इट्स जस्ट सिमिलर टू थर्मोक्लाइन, वैसे ही हेलोक्लाइन होती है। वहां पर बस टेम्परेचर रैपिड डिक्रीज होता है, यहाँ पर सैलिनिटी रैपिड इंक्रीज होती है, ठीक है। पिक्नोक्लाइन, pycnocline, it is again a cline or a layer
where the density gradient is greatest within a body of water. ठीक है, तो ये बेसिकली किस, अब जैसे थर्मोक्लाइन इज रिलेटेड विद टेम्परेचर, ठीक है, एंड हेलोक्लाइन इज रिलेटेड विद सैलिनिटी, ठीक है, पिक्नोक्लाइन इज रिलेटेड विद डेंसिटी, पिक्नोक्लाइन इज रिलेटेड विद डेंसिटी, डेंसिटी। ठीक है, ओके, वेयर द डेंसिटी ग्रेडियंट इज ग्रेटेस्ट विद इन, जैसे टेम्परेचर रैपिड चेंज होता है, जैसे सैलिनिटी रैपिड चेंज होती है, पिक्नोक्लाइन में क्या चेंज होता है, डेंसिटी रैपिडली चेंज होती है।